Section 245 talks about class action suits and Section 246 deals with the application of certain provisions to the proceedings under Section 241 and 245. Hello everyone, a very warm welcome to you all. This is going to be our last video in the series on operations and mismanagement under the Companies Act 2013. Let's wrap up this journey with the clear understandings of these two important sections. Let's get started. Let's start with section 245 subsection 1. सच नंबर ऑफ मेंबर और मेंबर डिपॉजिटर और डिपॉजिटर, तो यहाँ पर मेंबर डिपॉजिटर दोनों ही एप्लीकेशन लगा सकते हैं. सेक्शन 241 में सिर्फ मेंबर्स और सीजी लगा रही थी, वहां पे डिपॉजिटर की बात नहीं की गई थी. तो यहाँ पे मेंबर और डिपॉजिटर लगा सकते हैं सिंगली या जॉइंटली भी. जैसा भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर वो एक सिंगल मेंबर भी एलिजिबल है तो वो भी लगा सकता है, या सिंगल डिपॉजिटर भी. एज द केस में बी, if they are of the opinion that the management or the conduct of the affairs of the company are being conducted, यहाँ पे present की बात हो रही है कि कोई भी ऐसा काम जो हो रहा है and continuous are being conducted यानी कि present and continuous in a manner which is prejudicial to the interest of the company के अगेंस्ट है, members के अगेंस्ट है या depositors के अगेंस्ट है. यहाँ पे आपकी पब्लिक की बात नहीं हो रही है, देन उस केस में आप ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लगा सकते हो ऑन बिहाफ ऑफ द मेंबर्स और द डिपॉजिटर फॉर सीकिंग ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स. नेमली किस चीज के लिए आप एप्लीकेशन लगाते हो, ये कुछ 8 to 5 में ऑर्डर्स हैं. टू सीक दिस ऑर्डर्स. Clause A, to restrain the company from committing an act which is ultra virus the articles or the memorandum of the company. कोई ऐसा काम है जो कि अल्ट्रा वायरस काम है, अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन है जो कि कंपनी करने जा रही है, तो उस काम के लिए उसको रोका जाए. Clause B, to restrain the company from committing breach of any provision of the company's memorandum or article. कोई MOA या आर्टिकल के प्रोविजंस को ब्रीच करने से रोका जाए. टू डिक्लेयर अ रेजोल्यूशन ऑल्टरिंग द मेमोरेंडम. अगर सपोज आपके मेंबर्स ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है, कंपनी ने मेंबर से कोई मिस स्टेटमेंट दिया, कोई मटेरियल फैक्ट्स को छुपा के कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करवा लिया जिससे ऑल्टर हो रहे हैं मेमोरेंडम या आर्टिकल्स, तो उस केस में भी मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को कि इस रेजोल्यूशन को रोका जाए. मतलब ये एक रेमेडी हो सकती है कि उस रेजोल्यूशन को भी रोका जाए. इसके लिए मतलब ये टू सीक दिस रेमेडी मेंबर्स अप्लाई कर सकते हैं. क्लॉज डी, टू रिस्ट्रेन द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर फ्रॉम एक्टिंग ऑन सच रेजोल्यूशन. आप ये रेमेडी भी क्लेम कर सकते हो कि उस जो रेजोल्यूशन था, मतलब ये कनेक्टेड है विद सी क्लॉज से कि डायरेक्टर्स को रिस्ट्रेन किया जाए फ्रॉम एक्टिंग ऑन दैट रेजोल्यूशन. क्लॉज ई, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम डूइंग एन एक्ट. उस कंपनी को रोका जाए कुछ ऐसा काम करने से जो कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट है या किसी और दूसरे लॉ के अगेंस्ट है. क्लॉज एफ, टू रिस्ट्रेन द कंपनी फ्रॉम टेकिंग एक्शन विच इज कॉन्ट्रेरी टू एनी रेजोल्यूशन पास बाय द मेंबर्स. मतलब जो रेजोल्यूशन पास किया है मेंबर्स ने, उसके अगेंस्ट अगर कंपनी कुछ काम कर रही है तो उस काम को वो रोक सकते हैं, मतलब उसको रोका जाए. क्लॉज जी, to claim the damages or the compensation or demand or any other suitable action from or against. अब यहाँ पे compensation की बात हो रही है. ये compensation आप किस किस से ले सकते हो, तो फर्स्टली कंपनी और इट्स डायरेक्टर्स. कोई कंपनी है, कंपनी के अगेंस्ट कुछ काम हुआ है, यानी कंपनी या उसके डायरेक्टर्स ने जो भी कुछ गलत काम किया है, आप उनसे कॉम्पनसेशन ले सकते हो. सेकेंडली ऑडिटर इंक्लूडिंग ऑडिट फर्म ऑफ द कंपनी. अगर किसी ऑडिट फर्म ने, चाहे वो सेक्रेटरियल ऑडिटर हो, चाहे वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, वो कोई भी ऑडिटर हो सकता है, उसने अगर कुछ मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है, कुछ अपनी रिपोर्ट में गलत दिया है फॉर एनी फ्रॉडलेंट, अनलॉफुल और रॉन्गफुल एक्ट, तो आप उस ऑडिटर से भी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो. कोई भी एक्सपर्ट या कोई एडवाइजर, कोई भी कंसल्टेंट जिसने कुछ भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दी है, उसके लिए भी आप मतलब ये एक रेमेडी है कि आप उससे भी कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो. क्लॉज एच, टू सीक एनी अदर रेमेडी एज अ ट्रिब्यूनल में डीम फिट. या फिर इसके अलावा अगर ट्रिब्यूनल को लगेगा कोई और अदर रेमेडी अवेलेबल होगी जो ट्रिब्यूनल को ठीक लगेगा, तो वो रेमेडी दे सकता है. तो मेंबर्स और डिपॉजिटर्स एप्लीकेशन लगा सकते हैं टू सीक एनी ऑफ द फॉलोइंग रेमेडीज. इनमें से कोई भी रेमेडीज के लिए यहाँ पे मेंबर्स और डिपॉजिटर्स एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं. Subsection 2, where the member or the depositors
seek any damage or compensation or demand any other suitable action from or against an audit firm। इसमें वही damages की बात की गई है कि किसके अगेंस्ट हो सकता है, अगेंस्ट दी ऑडिट फर्म या कोई भी उसका पार्टनर। डिपेंड करता है कि किसने, कौन सा पर्सन है, कौन सा पार्टनर ने कोई भी इम्प्रॉपर या मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिए हैं कोई भी पर्टिकुलर्स ऑडिट रिपोर्ट में, जिसने एक्ट किया है इन अ फ्रॉडलेंट मैनर, उसके अगेंस्ट आप डैमेजेस या कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो। सबसेक्शन 3 इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन एलिजिबल होगा। रिक्विजिट नंबर ऑफ मेंबर्स provided in subsection 1 shall be as under clause A in case of the company having a share capital। तो वही दो क्राइटेरिया हैं, having the share capital और not having the share capital। so अगर आपकी कंपनी में शेयर कैपिटल है तो कम से कम 100 members of the company और not less than such percentage of the total number of member as may be prescribed। यहाँ पे मेंशन कर दिया है as may be prescribed, मतलब यहाँ प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो कहाँ किया गया है, रूल 84 में। रूल 84 में नंबर ऑफ मेंबर्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। रूल 84 के अकॉर्डिंग बात की गई है कि एटलीस्ट 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स और 100 विच एवर इज लेस। तो यहाँ पे बात की गई है इन नंबर्स में, जहां पे पहले भी बात हुई थी कि नंबर्स में और वैल्यू में दो क्राइटेरिया थे। तो इन नंबर में 100 मेंबर या फिर 5% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर विच एवर इज लेस। सेकेंडली बात हो रही है वैल्यू में। वैल्यू के अकॉर्डिंगली एनी मेंबर और मेंबर्स हु आर होल्डिंग नॉट लेस देन सच परसेंटेज ऑफ द इशूड शेयर कैपिटल। तो कितना इशूड शेयर कैपिटल हो इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनीज, मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 5% ऑफ द इशूड कैपिटल। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज, मेंबर्स होल्डिंग नॉट लेस देन 2% ऑफ द इशूड कैपिटल। तो यहाँ पे दो तरीके से बात हो गई, एक तो मेंबर्स के लिए और एक वैल्यू में, मतलब एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एंड इन नंबर। ये यहाँ पे प्रिस्क्राइब नहीं है, ये है रूल 84 में प्रिस्क्राइब्ड। क्लॉज बी इन द केस ऑफ द कंपनी नॉट हैविंग द शेयर कैपिटल। अब कंपनी की जिनकी शेयर कैपिटल नहीं है उस केस में नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर, जितने भी मेंबर हो उसके एटलीस्ट 1/5 होने चाहिए टू अप्लाई। ये सिर्फ था मेंबर्स के लिए। क्लॉज 2 आता है फॉर द डिपॉजिटर्स। रिक्विजिट नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स provided in subsection 1 shall not be less than 100 depositors or not less than such percentage of the total number of depositors as may be prescribed। prescribed वही रूल 84 में है और सेम है 100 या 5% of the depositors whichever is less। ये था इन नंबर। फिर आता है इन वैल्यू विच or any depositor or depositors to whom the company owes such percentage of the total deposits of the company as may be prescribed। in value भी same है 5% of the depositors। तो in number में 100 या 5% of the depositors और value में भी 5% of the depositors, in value whichever is less। ये mentioned है under rule 84। Subsection 4 in considering an application under subsection 1 the tribunal shall take into account in particular। कोई भी एप्लीकेशन अगर NCLT कंसिडर कर रही है तो कोई भी ऑर्डर पास करने से पहले कुछ ये फैक्टर्स हैं जो वो देखेगी। Clause A whether the member or the depositor is acting in good faith in making the application for seeking an order। that means जो member या depositor अप्लाई कर रहा है वो good faith में कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कुछ अपना पर्सनल उसका कुछ प्रॉब्लम थी इसकी वजह से अप्लाई कर रहा है। Clause B any evidence before it as to in the involvement of any person other than the director or the officers of the company or any of the matter provided in clauses A to F of subsection 1। जो भी आप चाह रहे हो उसके लिए कोई एविडेंस आपके पास है या नहीं, मतलब कोई भी आपने कोई भी एलिगेशन लगाया है या कुछ भी आपने जिसके लिए एप्लीकेशन गए हो, आपको आपके ऊपर ओनर्स टू प्रूफ है, मतलब जो एप्लीकेशन लगा रहा है उसके ऊपर बर्डन है कि आपको प्रूफ करना होगा कि ऐसा कुछ इन्वॉल्वमेंट हुआ था। Clause C where the cause of action is one which the member or depositor could pursue in his own right rather than
थ्रू एन ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन। कोई पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से तो नहीं केस किया गया है, मींस कि आप उसको पर्सनली कर सकते थे लेकिन आपने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम थी जिसको आप पर्सनली सॉर्ट आउट कर सकते थे लेकिन आप नहीं कर पाया, जो भी रीजन, तो आपने कंपनी के ऊपर केस फाइल कर दिया। Clause D, any evidence before it as to the views of the members or depositors of the company who have no personal interest, direct or indirect, in the manner being proceeded under this section। members भी ये मानते हैं कि depositors के साथ कुछ गलत हो रहा है, means any evidence before it is टू द व्यूज ऑफ द मेंबर्स और द डिपॉजिटर्स। अगर मेंबर्स ने एप्लीकेशन लगाई है तो डिपॉजिटर्स भी उनके साथ हैं, वो भी मानते हैं कि हाँ मेंबर्स के साथ कुछ गलत हो रहा है। अगर डिपॉजिटर्स ने लगाई है तो मेंबर्स भी मानते हैं और मेंबर्स ने लगाई है तो डिपॉजिटर्स भी मानते हैं। मतलब मान लीजिए एप्लीकेशन डिपॉजिटर्स ने लगाई है तो ये मेंबर्स के इंटरेस्ट, उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था उस एप्लीकेशन में मेंबर्स के, क्योंकि डिपॉजिटर्स के अगेंस्ट हुआ है कुछ और डिपॉजिटर्स ने एप्लीकेशन फाइल की है, लेकिन मेंबर्स भी उनका साथ दे रहे हैं। ये मतलब उस चीज में है कि हाँ डिपॉजिटर्स के साथ कुछ गलत हुआ है और दी वाइस वर्सा। E, where the cause of the action is an act or omission that is yet to occur, whether the act or omission could be and in the circumstances would likely to be। Suppose कुछ contradictory with section 240, ये जो clause है ये contradictory है with section 245 subsection 1, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है yet to occur यानी कि कोई फ्यूचर काम की, वहां पे थी सिर्फ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कि कोई ऐसा एक्ट हो रहा है, कोई ऐसा काम जो लगता है कि कंपनी गलत करने वाली है और वो रेटिफाई करके ठीक हो जाएगा, इसलिए एनसीएलटी उस मैटर में फिर नहीं बोलती है। omission could be and in the circumstances would likely to be authorized by the company before it occurs। मतलब कुछ भी ऐसा काम है जो काम होने से पहले फ्यूचर में होने वाला है लेकिन कंपनी उसको ऑथराइज कर सकती है या फिर उसको कंपनी रेटिफाई कर सकती है। कोई भी ऐसा वर्क है जो कंपनी रेटिफाई करके ठीक कर सकती है, तो ऐसे केसेस में भी एनसीएलटी बीच में नहीं आता है। या फिर where the cause of action is an act or omission that has already occurred, whether the act or omission could be and the circumstances would likely, कुछ भी ऐसा हो गया है जो कंपनी रेटिफाई कर सकती है, तो उस केसेस में एनसीएलटी फिर कोई भी ऑर्डर पास नहीं करता है। Moving on to subsection 5, if an application filed under subsection 1 is admitted then the tribunal shall have regard to the following। अगर एनसीएलटी हियरिंग के लिए पब्लिक नोटिस देता है तो कैसे होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो पब्लिक नोटिस जाएगा shall be served on admission of the application to all the members or the depositors as the case may of the class in such manner as may be prescribed। तो एनसीएलटी एक स्पेशल नोटिस, एक पब्लिक नोटिस इशू करता है इन वन इंग्लिश न्यूज़पेपर और एक इन वर्नाकुलर लैंग्वेज, जहां पे भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है वहां की लैंग्वेज में। Clause B, all similar application prevalent in any jurisdiction should be consolidated into a single application and the class member or depositor should be allowed to choose the lead application। मान लीजिए कुछ एक केस के लिए 3 से 4 एप्लीकेशन चली जाती हैं, मतलब छोटे छोटे, जैसे सपोज कंपनी में 800 मेंबर्स हैं, 800 मेंबर्स में 5% हुआ 40 मेंबर्स या फिर 100 मेंबर विच एवर इज लेस, तो 40 मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है टू अप्लाई। अब 800 मेंबर्स हैं तो 40 के कई ग्रुप्स में कुछ एप्लीकेशन चली जाती हैं, तो उन एप्लीकेशन को अलग अलग कंसिडर नहीं करता है एनसीएलटी। उन एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन को लीड एप्लीकेशन डिक्लेयर किया जाता है, वो मेंबर्स या डिपॉजिटर्स को छोड़ दिया जाता है कि कौन सी एप्लीकेशन लीड मानी जाएगी। अगर वो आपस में एक ऐसा डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं देन ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है कि कौन सी एप्लीकेशन लीड एप्लीकेशन मानी जाएगी। टू क्लास एक्शन एप्लीकेशन फॉर द सेम कॉज ऑफ एक्शन शैल नॉट बी अलाउड। तो अगर 2 या 2 से ज्यादा एप्लीकेशन आ रही हैं सेम चीज के लिए तो वो अलाउ नहीं की जाती हैं, एक ही होती है। डी, कॉस्ट और एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर क्लास एक्शन, जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं रिगार्डिंग द एप्लीकेशन वो सब कंपनी से रीइंबर्स किया जाता है। किससे रीइंबर्समेंट होगा? जिस भी पर्सन से जो भी उस एक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल था।
Subsection 6, any order which is passed by the tribunal shall be binding on the company and all its सब पे बाइंडिंग होगी। जो भी एनसीएलटी ऑर्डर पास करेगा वो सब पे बाइंडिंग होगा, चाहे वो डायरेक्टर्स हो, कंपनी हो, कंसल्टेंट, मेंबर्स, डिपॉजिटर्स, ऑडिट फर्म, जिसके लिए भी ऑर्डर आया है वो सभी रेलिवेंट पार्टीज पे वो ऑर्डर अप्लाई होता है, मतलब बाइंड होता है। सबसेक्शन 7, एनी कंपनी विच फेल्स टू कंप्लाई विद द ऑर्डर, कुछ भी अगर कोई कंपनी उस ऑर्डर को कंप्लाई नहीं करती है, देन ऑफिसर जो भी डिफॉल्ट में रहेगा उसको अप टू 3 इयर्स की जेल रहेगी, हो सकती है, और जो पेनाल्टी होगी वो 25,000 से 1 लाख तक की हो सकती है, और कंपनी पे 5 लाख से 25 लाख तक की पेनाल्टी लग सकती है। Subsection 8, where an application filed before the tribunal is found to be frivolous or vexatious, that means अगर कोई झूठी एप्लीकेशन आ जाती है तो उसको एनसीएलटी एक तो रिजेक्ट करेगा, और रिजेक्ट करने के लिए रीजन देगा, और प्लस जो भी एप्लीकेंट था उसके ऊपर 1 लाख तक की कॉस्ट लगाई जा सकती है जिसके भी अगेंस्ट में उसने एप्लीकेशन लगाई थी। Clause 9, Subsection 9, nothing contained in this section shall apply to a banking company। तो ये सेक्शन बैंकिंग कंपनी पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि बैंकिंग कंपनी के लिए डिपॉजिटर्स हर एक कस्टमर होता है, क्योंकि बैंक का काम है डिपॉजिट देना, और यहाँ पे डिपॉजिटर्स के लिए डिपॉजिटर्स एप्लीकेशन लगाते हैं, तो ये सेक्शन डिपॉजिटर बैंकिंग कंपनी के लिए अप्लाई नहीं होता है। सबसेक्शन 10, यहाँ पे बात की गई है कोई पास्ट या फ्यूचर की। सब्जेक्ट टू द कंप्लायंसेस ऑफ दिस सेक्शन एन एप्लीकेशन में बी फाइल्ड और एनी अदर एक्शन में बी टेकन अंडर दिस सेक्शन बाय एनी पर्सन, ग्रुप ऑफ पर्सन और एनी एसोसिएशन ऑफ द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द पर्सन अफेक्टेड बाय एन एक्ट। कोई भी इसे अफेक्ट हुआ है, यानी कि पास्ट में और ओमिशन में स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 1, और फ्यूचर में भी वो हो सकता है, तो उसके लिए यहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन के लिए पास्ट और फ्यूचर की बात की गई है। सेक्शन 246 में सिर्फ एक लाइन का ये सेक्शन है। इट इज अबाउट एप्लीकेशन ऑफ द सर्टेन प्रोविजन टू प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 241 एंड सेक्शन 245। जब कंपनी की अगेंस्ट सेक्शन 241 में या 245 की प्रोसीडिंग्स चल रही होंगी, देन जो भी प्रोविजंस होंगे ऑफ सेक्शन 337 से 341 तक, ये जो सेक्शंस हैं ये वाइंड अप के सेक्शंस हैं, तो ये अप्लाई म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, मतलब एज इट इज वो अप्लाई होंगे इन रिलेशन टू एन एप्लीकेशन मेड टू द ट्रिब्यूनल अंडर सेक्शन 241 और 247। तो ये जो वाइंड अप के जो प्रोविजंस हैं, जो सेक्शंस हैं, ये सब एज इट इज अप्लाई हो जाएंगे, विद नेसेसरी चेंजेस यहाँ पर भी अप्लाई होंगे। Thank you so much. I hope it is clear. Stay connected, keep learning, and please do not forget to like, share, and subscribe.